Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, so in the last lecture we started, rather we continued from the Fourier transform. Its properties ये हमने की थी बड़ी डिटेल में, हमने इनको देखा. Apart from the proofs of these properties, ठीक है, you should make sure कि आपको इन properties की समझ हो. ठीक है, कुछ properties थी जो काफ़ी ज़्यादा important थी, जिनमें से duality property, time shifting, frequency shifting. This example was very important, example 2.5, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आपके पास जो रेक्ट फंक्शन है, ठीक है, that is getting multiplied with a cosine. So rect function was getting multiplied with a cosine. So this is basically property of modulation. So we saw that कि rect है क्योंकि वो आपका क्या बन जाता है, एक सिंक बन जाता है. तो और कोसाइन जो है वो दो आपको डेल्टा फंक्शंस देता है एक एफसी पे. तो आपके जो जीरो पे सेंटर्ड सिंक था वो आपका शिफ्ट हो गया एक माइनस एफ सी पे, एक एफ सी पे. ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी सारी डिटेल में. और ये कॉन्जुगेट फंक्शंस के हैं. अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दीज टू प्रॉपर्टीज़ वर आल्सो इम्पॉर्टेंट. मल्टीप्लिकेशन इन द टाइम डोमेन, ठीक है, which is equal to the convolution of the Fourier transforms, and then there was convolution in the time domain which is basically equal to the मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहलाता है. फिर रिले एनर्जी थ्योरम हमने देखा. और प्रॉपर्टीज को समराइज किया कि अगर आपका टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो रियल वैल्यूड हो तो स्पेक्ट्रम उसका कॉन्जुगेट सिमेट्री को फॉलो करता है. सिमेट्रिक होगा तो वो रियल वैल्यूड होगा, एसिमेट्रिक होगा तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होगा. रियल वैल्यूड भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल वैल्यूड और सिमेट्रिक होगा. अगर टाइम डोमेन सिग्नल रियल वैल्यूड है लेकिन ऑड सिमेट्रिक है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड और इमेजिनरी होगा. और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है. बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसको गो थ्रू कीजिएगा जरूर. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जी द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. उसमें हमने फिर एक बैंडविड्थ क्या होती है इसके बारे में देखा. टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में हमें ये पता लगा कि जी अगर टाइम में स्ट्रेच होता जाएगा सिग्नल तो फ्रीक्वेंसी में वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा. इसी तरह फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा उसे आप स्प्रेड देंगे तो उसका टाइम डोमेन में वो सिग्नल श्रिंक होगा. देयरफॉर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. फिर हमने ये बात की थी कि अगर आपका कोई टाइम डोमेन सिग्नल टाइम लिमिटेड है तो वो फ्रीक्वेंसी अनलिमिटेड होगा. और अगर फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है तो टाइम अनलिमिटेड होगा. ठीक है, सो आफ्टर दैट हमने बैंडविड्थ के बारे में देखा जी कि बैंडविड्थ क्या होती है. ठीक है, provides a measure of the extent of the significant spectral content of the signal for positive frequencies. That was basically what? That was basically bandwidth. और लो पास सिग्नल क्या होता है, जिसके स्पेक्ट्रल कंटेंट अराउंड द रीजन होते हैं. बैंड पास सिग्नल कौन कौन सा होता है, जिसके स्पेक्ट्रल कंटेंट अराउंड एफसी होते हैं. ये जो सिग्नल है इसका जो स्पेक्ट्रल कंटेंट है, ये एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है. स्पेक्ट्रल कंटेंट क्या अराउंड द रीजन है. ठीक है, अगर अराउंड द रीजन होता तो हम कहते हैं कि ये लो पास सिग्नल है. अगर अराउंड सम एफ सी इट मीन्स कि ये बैंड पास सिग्नल है. और हमने बैंडविड्थ की जो कुछ टर्मिनोलॉजी थी जी, एक थी नल टू नल बैंडविड्थ. ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट नल आ रहा होता है यानी कि जो आपका स्पेक्ट्रम का जो पहला जीरो जिस पे वो रीच कर रहा होता है, ठीक है, वो उसका कहलाता है जी नल टू नल बैंडविड्थ. ठीक है, और वो इट विल मेक सेंस इन केस ऑफ अ बैंड पास सिग्नल, क्योंकि जो आपके बेस बैंड सिग्नल या लो पास सिग्नल है, ठीक है, वो सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन होता है तो हम उसमें हाफ लेते हैं. इसकी जो मेन लोब की विड्थ है, हाफ ऑफ द मेन लोब विड्थ लेते हैं. उसकी रीज़न ये थी कि आप फिर फ्रीक्वेंसी जो बैंड विड्थ आप कंसिडर कर रहे होते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो उसमें खाली ये वाली साइड लेंगे. लेकिन अगर सिग्नल बैंड पास बन गया तो उसकी पूरी जो मेन लोब की विड्थ है फ्रॉम नल टू नल वो आप लेंगे, दैट इज नल टू नल बैंडविड्थ. फिर हमने बात की थी 3 dB बैंडविड्थ. 3 dB बैंडविड्थ क्या थी कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो पीक पावर से जब 1/√2 टाइम से पहुंच जाएगा
ठीक है। उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रॉम द पीक वैल्यू उसकी 3 dB बैंडविड्थ कहलाएगी इन केस ऑफ बेसबैंड सिग्नल। और बैंड पास सिग्नल में ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस पीक जब 1/√2 टाइम्स पावर उसकी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज बन रही होगी वो उसकी 3 dB बैंडविड्थ कहलाएगी। रूट मीन स्क्वायर बैंडविड्थ कौन सी थी जी, जो इस फार्मूले से निकलती है, इसकी बात की। फिर हमने कहा टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। कोई भी सिग्नल उसकी बैंडविड्थ भी कांस्टेंट होती है, उसकी ड्यूरेशन भी कांस्टेंट होती है, तो उसकी ड्यूरेशन टाइम्स बैंडविड्थ दैट वुड आल्सो बी कांस्टेंट, ये कहलाती है टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो डिफाइंड है, एंड फॉर नॉन जीरो दैट इज इक्वल टू 0। मैंने वाइट बोर्ड पे बनाया था, आपको याद होगा, एक इम्पल्स फंक्शन ऑन द ओरिजिन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या था, इम्पल्स फंक्शन ऑन द ओरिजिन, दैट इज वाई डेल्टा टी इज 0 फॉर ऑल नॉन जीरो टी। डेल्टा टी क्या है, बेसिकली एक इम्पल्स है जो कि 0 पे डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी माइनस टी नॉट कर दोगे तो वो जो इम्पल्स फंक्शन है वो टी नॉट पे जाके शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि एरिया अंडर द कर्व जो है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई आप कहते हैं कि 0 पे एक इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड की एक इम्पल्स जो है वो सिग्नल पड़ा हुआ है, सो दैट एरिया अंडर द कर्व इज 1, ठीक है। और उसे आप अप्रोक्सीमेट इस तरह कर रहे होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है जी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसको जब किसी ऐसे फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करवाएंगे जो कि अपनी किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, और आप इस डेल्टा को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वो फंक्शन जो है वहाँ पे चला जाएगा। डेल्टा टी माइनस टी नॉट का क्या मतलब है कि एक इम्पल्स फंक्शन पड़ा हुआ है टी नॉट पे, ऑब्वियसली जब वो किसी और फंक्शन से सिंपल मल्टीप्लाई होगा तब तो इट विल नॉट मेक सेंस। इंटीग्रेट हो गया यानी ऑल अक्रॉस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा जाके कहाँ पे, जहाँ पे वो इम्पल्स फंक्शन पड़ी हुई है। ऑब्वियसली बाकियों के लिए वो वैसे ही 0 है। फिर एप्लीकेशन प्रॉपर्टी का मतलब कि फंक्शन को अगर डेल्टा से ही आप कन्वॉल्व कराओगे तो फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने बात की कि क्योंकि डेल्टा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब 0 पे एक इम्पल्स पड़ी हुई है, सो दैट एरिया अंडर द कर्व इज 1, मतलब width into सॉरी हाइट इनटू दिस width दैट इज इक्वल टू 1। वो कब होगी, जब ये अगर बिल्कुल 0 पे डिफाइंड है तो इसका मतलब दिस इज निग्लिजिबल, कि width निग्लिजिबल है, तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि इसकी जो हाइट है दैट इज इन्फिनिट। ये इसकी अप्रोक्सीमेशन होती है डेल्टा फंक्शन की, और वो उसकी एप्लीकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, क्योंकि हमने देखा था कि टाइम लिमिटेड सिग्नल जो है वो बैंड अनलिमिटेड होता है, इसी तरह बैंड लिमिटेड सिग्नल टाइम अनलिमिटेड होता है। तो उसकी हमने एग्जांपल ली थी कि आपके पास एक ये यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ, उसका एक सिंक बन रहा था, फिर हमने उस टाइम में उसको कम कम करते गए तो वो स्प्रेड होता गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हत्ता कि आप इसे बिल्कुल ओरिजिन पे एक एरो आपने बना दिया तो वो एक कॉन्स्टेंट उसका स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो ये हम क्लास में 2 दफ़ा हमने इस चीज़ को देखा, ठीक है। सो जो डेल्टा फंक्शन होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1 डिफाइंड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज, इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 1, एंड वाइस वर्सा इफ द टाइम डोमेन सिग्नल इज 1 इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ डेल्टा फंक्शन। एंड कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है आपने, ड्युअलिटी प्रॉपर्टी लगाई है। अच्छा, उसके बाद अनदर डेफिनेशन फॉर द डेल्टा फंक्शन हमने बात की कि आपके पास जो 1 है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है डेल्टा एफ। ई जे टू पाई एफ सी टी, किसी भी सिग्नल को जब आप ई जे टू पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई करते थे फोरियर में, वो क्या होता था, फोरियर में वो उस एफ सी पे शिफ्ट हो जाता था। यहाँ पे बेसिकली हम 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं और मल्टीप्लाई करा रहे हैं ई जे टू पाई एफ सी टी से। इसका मतलब 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ था तो वो डेल्टा एफ माइनस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा अगर ई जे टू पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई कराओगे। और ये प्रॉपर्टी फिर हमने आइलर्स आइडेंटिटी लगाई कोसाइन फंक्शन पर, उस पर अप्लाई की तो हमें पता लगा अगर कोई कोसाइन सिग्नल एफ सी फ्रीक्वेंसी का, इट मीन्स के 2 डेल्टा फंक्शन है, एक एफ सी पे एक माइनस एफ सी। साइन के केस में एक एफ सी पे और एक माइनस एफ सी पे इन्वर्टेड फंक्शन। यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा एक दूसरा भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज अ रिवीजन बेसिकली ऑफ लास्ट लेक्चर। और उसके बाद हमने ये 5C थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ठीक है। और 5C को भी देखते हैं, उससे पहले 5B कर लेते हैं। 5C देखते हैं कि हमें टाइम मिलता है कि नहीं, अदरवाइज हम 5B वाला टॉपिक जो है
वो आज कर लेते हैं। ये 5C वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने दूसरे रिसोर्सेज से वो डाली हैं न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स, तो ये बड़ी रेलेवेंट है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज ऐसा करते हैं कि 5B कर लेते हैं, क्योंकि 5B बेसिकली ज़्यादातर थ्योरेटिकल है और ईजियर है। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू लीनियर सिस्टम्स। सिस्टम किसको कहते हैं जी? एनी फिजिकल डिवाइस। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आई जस्ट नोटिस के स्टूडेंट्स बहुत ही कम है आज, ओनली 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये 5C अभी स्टार्ट नहीं कर रहा। ये 5C इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपको ये इसमें है, तो ये जो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो मैं 5B जो इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट है जिसे पढ़ के इजीली समझा जा सकता है, मैं उसको पहले कवर कर रहा हूँ। और बस आज 5B करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट 5C। 5B, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू लीनियर सिस्टम। सिस्टम किसको कहते हैं? एनी फिजिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट सिग्नल इन रिस्पांस टू एन इनपुट सिग्नल। एक डब्बा बनाओ, उसमें इनपुट अप्लाई करो और आउटपुट मिल रही है, उसको कहेंगे कि एक सिस्टम। एक्साइटेशन, जो इनपुट सिग्नल है उसको आप एक्साइटेशन कहते हैं। ऐसी फिजिकल डिवाइस जिसको कोई इनपुट अप्लाई करो तो कोई आउटपुट मिले, ये क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ये जो इनपुट यहाँ पे देते हैं उसको एक्साइटेशन कहते हैं, जो आपकी आउटपुट आती है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर कोई बात करे कि इस सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या है, इट मीन्स कि यू आर आस्किंग अबाउट द आउटपुट दैट दिस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग टू यू। Okay. In linear systems, the principle of superposition holds. The response of a linear system to a number of excitations applied simultaneously is equal to the sum of responses of the system, and each excitation is applied individually. ठीक है। ऐसा सिस्टम जो लीनियर होगा, उसमें जब आप एक से ज़्यादा उसे इनपुट प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट उस ईच इनपुट का जो सम है वो बन रहा होगा। रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम टू अ नंबर ऑफ excitations applied simultaneously is equal to the sum of responses of the system when each excitation is applied individually. फॉर एग्जाम्पल, आपने इनपुट 1 अप्लाई की, उसके एक आउटपुट 1 है, इनपुट 2 अप्लाई की, उसकी आउटपुट 2 आनी चाहिए इंडिविजुअली अगर अप्लाई करें। अगर दोनों इनपुट I1 और I2 आपने साइमल्टेनियसली आप अप्लाई कर दिए तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट 1 प्लस आउटपुट 2। ऐसा सिस्टम कहलाता है लीनियर सिस्टम, ठीक है। लीनियर सिस्टम में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर फिल्टर एंड कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। चैनल्स कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर चैनल भी होते हैं, नॉन लीनियर चैनल भी होते हैं। इसी तरह फिल्टर्स जो हैं वो भी नॉन लीनियर फिल्टर्स भी होते हैं, लीनियर फिल्टर्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मोस्टली आपके जो हमने भी देखते हैं उसमें लीनियर फिल्टर्स की हम बात कर रहे हैं, लीनियर चैनल्स की बात कर रहे हैं। फिल्टर किसको कहते हैं? अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डिवाइस दैट इज यूज्ड टू लिमिट द स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल टू सम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डिवाइस, यानी फिल्टर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो एक फ्रीक्वेंसी को कुछ जो है सिलेक्ट करता है, ठीक है। और क्यों सिलेक्ट करता है? सो दैट टू लिमिट द स्पेक्ट्रम ऑफ, सो दैट कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो उस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज में लिमिट हो जाए, ठीक है। उसकी एग्जांपल ये 5C का मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या सिग्नल है? दिस इज अ टाइम लिमिटेड सिग्नल। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? वो अनलिमिटेड होगा। ये जो इसके आपको नजर आ रहा है सिंक फंक्शन, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी अनलिमिटेड सिग्नल है। इसका मतलब कि मुझे क्या चाहिए? मुझे एक फिल्टर चाहिए तो मुझे एक सर्टन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मुझे दे दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बस ये -2 से 2 तक मुझे मिले, आगे ना मिले। मैं क्या करूँगा? मैं इसको एक फिल्टर से गुजारूंगा, और वो फिल्टर क्या था इस केस में? रेक्ट फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डिवाइस दैट लिमिट्स द स्पेक्ट्रम टू सम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। चैनल किसको कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम दैट कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, वो कहलाता है जी चैनल, वो कहलाता है चैनल, ठीक है। जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में जो मीडियम है उसको चैनल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स किसको कहते हैं? इन द टाइम domain, a linear system is described in terms of its impulse response, which is defined as the response of the system
हुआ यूनिट इम्पल्स और डेल्टा फंक्शन अप्लाइड टू इट्स। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड, और उसका जवाब अभी आपको क्लियर होने वाला है। अब आपने सोचा होगा भी डेल्टा फंक्शन पढ़ लिया, उसकी हमें प्रॉपर्टी का पता लग गया, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, चलो फंक्शन को किसी और जगह पे भेजना हो तो डेल्टा फंक्शन से इंटीग्रेट कराएंगे, वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, डेल्टा फंक्शन की इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का ये मतलब है the response of the system to a unit impulse applied to its input। जब आप इसे इनपुट पे एक इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसके इनपुट पे अगर आप इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जिस तरह की दिखाई देगी वो क्या कहलाएगा, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, ऐसा सिस्टम जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं करता, then the shape of the impulse response is same no matter what the unit when the unit impulse is applied to the system। ठीक है, अगर सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट है तो शेप ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है ना वो सेम ही रहेगी, नो मैटर आपने इम्पल्स को कब अप्लाई की हो। ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल इंटीग्रल। कॉन्वोल्यूशनल इंटीग्रल, देखो ये कॉन्वोल्यूशनल इंटीग्रल क्या चीज़ है, ये आपके पास एक इनपुट है कन्वॉल्व विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मैं आउटपुट लेना चाह रहा हूँ वाई ऑफ टी, ठीक है, और अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है इसका एच ऑफ टी, एच ऑफ टी क्या था, एच ऑफ टी वॉज बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जब इसको एक यूनिट इम्पल्स अप्लाई की गई थी, वो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाता है एच ऑफ टी। अब उस इम्पल्स रिस्पॉन्स को जब मैं कन्वॉल्व कर दूंगा इस इनपुट के साथ, आई विल गेट द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो सिर्फ इसी स्लाइड पे रहें, आगे नहीं जाना। और अब मेरा वो सवाल याद करें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, और अब मुझे उस सवाल का कोई जवाब दे दे कि वो सवाल क्या था और उसका जवाब क्या है। यूज द रेज एंड ऑप्शन, प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन किया था, अब आप उसका जवाब जो है वो क्लियर हो गया हो। कितने भी सारे अहमद हसन, अहमद हसन अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। यस सर। जी बताएं, क्या समझ आई है। लास्ट टाइम पूछा था कि कन्वोल्यूशन क्या होती है। सर वो तो एक्स ऑफ टी को जब हम एच ऑफ टी से इम्पल्स रिस्पॉन्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कन्वोल्यूशन कहते हैं। देखिए कॉन्वोल्यूशन, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, दिस इज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ, अब्दुल्ला जवाब देना चाह रहा है, अब्दुल्ला का जवाब सुन ले फिर आगे बात करते हैं। जी अब्दुल्ला। सर अगर टाइम डोमेन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन करते हैं उसकी। अगर फ्रीक्वेंसी में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हैं। सही, ये सही बात है, लेकिन बात ठीक है आपकी, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था लास्ट टाइम कि भाई कॉन्वोल्यूशन, ये दिस इज द कॉन्वोल्यूशन बिटवीन एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी। मुझे नहीं पता एच ऑफ टी क्या है, ठीक है, कोई एक्स है यहाँ पे, कोई एच है, उसकी कॉन्वोल्यूशन की शक्ल इस तरह की होती है। ठीक है भाई, पता लग गया कॉन्वोल्यूशन की शक्ल इस तरह की होती है, वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि फायदा क्या है कॉन्वोल्यूशन का, क्या फायदा है कॉन्वोल्यूशन से, मुझे क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, और फिर हमने डेल्टा फंक्शन देखा है, ठीक है, और उसकी हमने एक प्रॉपर्टी तो देख ली कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसकी, लेकिन उसके अलावा उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि भाई कोई सिस्टम जो है वो क्या होता है, एक इनपुट देता है और एक आउटपुट देता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने ये बात की कि अगर उस सिस्टम को आप इनपुट पे, जो मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया था, अगर आप उसके इनपुट पे उसको इम्पल्स फंक्शन जो है वो अप्लाई करें उसकी इनपुट पे, तो उसका जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली होगी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं वाई ऑफ टी लेना चाह रहा हूँ,
कि भाई इस सिस्टम की आउटपुट किस तरह की होती है फॉर अ जनरल इनपुट जो कि x ऑफ t है. What is the response of the system or what is the output of the system to any input x of t that is applied to it. ठीक है. So if I take the convolution of this input signal with the impulse response of this system, ठीक है, I will be getting the output that this system will provide to me. This is the answer. ठीक है. कोई भी सिस्टम है उसकी अगर आपने आउटपुट देखनी है कि किस तरह की होगी तो आप उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या करेंगे, उसको कन्वॉल्व करेंगे. तो आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नजर आई. कोई भी आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर 100 किस्म की चीजें हो सकती हैं. ठीक है, ये जनरलाइज बात हो रही है. ठीक है, उसका रिस्पॉन्स किस तरह का है, यू विल हैव टू टेक द कन्वोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम विद इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स, यू विल बी गेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स और द आउटपुट ऑफ दैट सिस्टम. By convolving like this. Now coming to the आगे बात करते हैं. चलो ये क्लियर होगी बात, आगे चलो. कॉजल सिस्टम किसको कहते हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको जल्दी से गो थ्रू करते हैं, फिर आगे डिटेल में बात करते हैं. कॉजल सिस्टम, a system is said to be causal if it does not respond before the excitation is applied. ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्स ना दे until unless उसको कोई एक्साइटेशन अप्लाई की जाए, उसको कॉजल सिस्टम कहते हैं. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है वो कॉजल होते हैं. ऑल एलटीआई सिस्टम, एसिड सिस्टम जो कि टाइम के साथ चेंज ना हो रहे हो, कॉजल होते हैं. द इम्पल्स रिस्पांस मस्ट वैनिश फॉर नेगेटिव टाइम. उनका इम्पल्स रिस्पांस जो है वो जीरो होता है फॉर टी लेस देन जीरो. ऑब्वियसली जब टी लेस देन जीरो होगा उसका इम्पल्स रिस्पांस जीरो होगा फॉर एलटीआई सिस्टम. सिस्टम ऑपरेटिंग इन रियल टाइम टू बी फिजिकली रियलाइजेबल इट मस्ट बी कॉजल. इट मेक सेंस. ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम जो फिजिकली रियलाइजेबल है वो कॉजल ही होगा ना. ठीक है. सिस्टम नॉन कॉजल भी होते हैं और वो फिजिकली रियलाइजेबल भी होते हैं. ठीक है, लेकिन ऑल सिस्टम्स दैट आर कॉजल आर फिजिकली रियलाइजेबल, बट देयर आर सम नॉन कॉजल सिस्टम्स एज वेल जो कि फिजिकली रियलाइजेबल होते हैं. स्टेबल सिस्टम किसको कहते हैं, अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ द आउटपुट सिग्नल इज बाउंडेड फॉर ऑल इनपुट सिग्नल्स. ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसकी आउटपुट जो है वो बाउंडेड है, यानी इन्फिनिटी को नहीं रीच करती, चाहे उसको जैसी मर्जी आप बाउंडेड इनपुट देते हैं, यानी इन्फिनिटी के अलावा जो मर्जी उसको इनपुट दे दें वो आउटपुट पे रीच ना करे, वो स्टेबल सिस्टम कहलाता है. फॉर एलटीआई सिस्टम द इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. देखो एक और प्रॉपर्टी पता लग गई. अगर आप मालूम करना चाहते हो कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अगर आपको उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, ठीक है, उसका आप इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. ठीक है, अगर वो लेस देन इन्फिनिट आ रहा है, इट मींस कि दैट इज स्टेबल सिस्टम. आगे चलते हैं जी. कंसीडर LTI सिस्टम ऑफ इम्पल्स रिस्पांस each of t driven by a complex exponential of unit amplitude and frequency. The response of the system is obtained as this transfer function. चलिए इसके प्रूव में नहीं जाते. अभी हमें ये पता लग गया है कि रिस्पांस किसी भी सिस्टम का क्या है, दैट इज कन्वोल्यूशन ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस एंड द इनपुट अप्लाइड टू इट. मतलब यहाँ तक, यहीं तक इसको ग्रैस्प करें. अब मैं बात करने लगा हूँ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पांस. अगर उसके h ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लोगे वो क्या कहलाएगा, दैट इज h ऑफ f. वो कहलाएगा ट्रांसफर फंक्शन. ये h ऑफ t है, ये कहलाता है इम्पल्स रिस्पांस. जो कैपिटल H ऑफ f है वो क्या कहलाएगा, दैट वुड बी ट्रांसफर फंक्शन. अभी यहाँ पे आपने बात की, अब मुझे अब्दुल्ला की बात जो है वो देन में आ रही है. अब्दुल्ला ने कोई बात की कि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन द फोरियर डोमेन. Convolution in the time domain is equal to is equal to simple multiplication of the Fourier transforms of these two entities in the Fourier domain. तो मुझे बताओ कि y of f जो है वो क्या होगा, that is x of f multiplied with h of f. ये जो h of f होता है ना, जो impulse response का Fourier transform होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसफर फंक्शन. उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, let us skip all these proofs and directly get to the point. Y of f क्या होगा, h of f times x of f. Okay, y of t is convolution of x of t into h of t. So y of f क्या होगा, x of f times h of f, which is given as this h of f times x of f. और ये h of f क्या कहलाता है, that is
ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। यानी अगर मैं वर्डिंग में पुट करूं तो रिस्पॉन्स का क्या मतलब, आउटपुट। द रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम is the convolution of the input applied to its impulse response. This is the response of our system in time domain. ठीक है? Since this is the convolution in the time domain, it means Fourier transform of this output is equal to multiplication of the Fourier transform of the input signal, multiplication with what? With the transfer function. With the transfer function. Any question? Any question? क्लियर है सबको बात? ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने प्रॉपर्टी होती है। एनी क्वेश्चन? चले, अच्छा ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है h(f), ये बेसिकली आपका ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ट्रांसफर फंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ LTI सिस्टम, इट इज यूजुअली अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, इसका ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो उसकी जो ई की अंदर जो जे के साथ होगी चीज़ वो फेज कहलाएगी। आपको बात पता है ई जे समथिंग जो है वो क्या, ई जे थीटा, वो थीटा क्या होता है, फेज होता है। और ये वाली चीज़ क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स h(t) is real valued, the transfer function exhibits conjugate symmetry. So this is a very important property. अगर आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स रियल वैल्यूड है, ठीक है, तो आपको ये बात वैसे ही पता है प्रॉपर्टीज में से। रियल वैल्यूड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कॉन्जुगेट सिमेट्री को फॉलो करता है। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स रियल वैल्यूड है तो वो कॉन्जुगेट सिमेट्री को फॉलो करेगा। कॉन्जुगेट सिमेट्री मीन्स के उसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो है दैट इज एन इवन फंक्शन, और उसका जो फेज रिस्पॉन्स है दैट इज एन ऑड फंक्शन। ये आपको प्रॉपर्टी पहले ही पता है। फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपका आके लिया था उसमें कॉन्जुगेट सिमेट्री की हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। Any question? Any question? Please use the raise hand option if you have any question. चलिए आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात का। अब हम बात कर रहे हैं जी लो पास सिस्टम ऑफ बैंडविड्थ डी। ये कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है h(f). ठीक है, इसका आपने जब फोरियर में आपने इसको प्लॉट किया तो आपने क्या देखा कि ये क्या है जी, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा थैंक यू। सो ये है जी आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन कोई यहाँ पे डिफाइन किया गया। ये हमने लिखा हुआ है लो पास सिस्टम ऑफ बैंडविड्थ डी, क्योंकि ये सेंटर अराउंड 0 है, तो ये लो पास सिस्टम है जिसकी बैंडविड्थ आप बता रहे हैं कि वो बी है। सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंटेंट इसका यहाँ तक है बी, आपने कहा इसकी बैंडविड्थ बी है। अब ये जो आपने नीचे h(f) बनाया हुआ है ये क्या है, दिस इज नॉट अ बैंड, दिस इज नॉट अ लो पास सिस्टम, दिस इज नॉट सेंटर्ड अराउंड 0, दिस इज सेंटर्ड अराउंड सम f। ये नीचे एक बैंड पास सिस्टम बना हुआ है, बैंडविड्थ क्या 2b। यहाँ से यहाँ तक b है ना, ये पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2b बन जाएगी इसकी। ये b क्यों है, क्योंकि आपने ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेनी है। लो पास सिस्टम में ये होता है, ये सिग्नल को आगे कहीं आगे मूव कर दोगे तो वो बैंड पास बन जाएगा, उसके इसमें बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, टोटल 2b हो जाएगी। यहाँ पे बनाएंगे। अब हम बात करने लगे हैं जी फिल्टर्स की। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ से फिल्टर्स के बारे में बात करनी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं जी देयर इज सम रिस्पांस फ्रॉम द फिल्टर बिफोर रेज हैंड। जी कैसे क्वेश्चन? सर इररेलेवेंट है इससे, लेकिन वो मेरे ज़हन में आया, मैंने पूछ लिया। नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल्स में सर जैसे मैं लोड करवाता हूँ मुझे 2 GB असाइन कर देते हैं, वो बैकएंड पे फिल्टर यूज़ करते हैं, वो स्पेसिफिक बैंड रेट मुझे डिजिटल फिल्टर कुछ यूज़ करते हैं, ऐसा सीन होता है सर? जितनी भी आपकी बैंड पास कम्युनिकेशन हो रही है, जितनी भी बैंड का पास कम्युनिकेशन, सब में फिल्टर्स लगे हैं। ठीक है, तो फिल्टर से ही भी जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो चूज की जाती है। सो जितनी भी आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है बैंड पास कम्युनिकेशन, ठीक है, दे आर यूजिंग फिल्टर्स ऑन द बैक एंड। ठीक है,
in order to select certain range of frequencies. Okay, there is some response from the filter before time t is equal to 0, so confirming that the ideal low pass filter is non-causal. अब ये देखो जो आपका ideal low pass filter है, ठीक है, ये centered around t is equal to 0. अब आपने देखा है कि ये टाइम से पीछे भी चल रही है, आपने सिंक फंक्शन ड्रॉ किया हुआ है, सिंक फंक्शन टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में आपने सिंक फंक्शन ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख रहे हो टाइम t is equal to 0 से पीछे भी ये चल रही है, नॉन कॉजल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐसा ड्रॉ क्यों किया, ठीक है, क्योंकि जो लो पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर है, वो किस तरह का होता है, लो पास फिल्टर अभी हमने देखा है, लो पास फिल्टर किस तरह का था भाई, रेक्ट फंक्शन था। रेक्ट किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्ट फंक्शन, टाइम डोमेन में क्या होगा, टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन होगा, और वो सिंक फंक्शन है तो इसका मतलब टी से पीछे भी चल रहा होगा, तो वो नॉन कॉजल, इसलिए उसको कह रहे हैं। However, we make time delay large enough so that वो नॉन जीरो अप्रोच कर ले। By doing, we are able to build a causal filter that closely approximate an ideal low pass filter. फिल्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे वो किस तरह। Communication using low pass signal is referred to as baseband communication. In some transmission media, there is insufficient spectrum at the baseband, or the properties of the media are not conducive to conducting signal at the baseband. In these cases, we employ band pass communication. Band pass communication की जरूरत क्या है भाई? Center around 0 थे, ठीक था, मसला क्या था, ठीक है। In order for the signal to propagate, अब ये वो स्टूडेंट जो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल का जिन्होंने आज लेक्चर दिया, ठीक है, ये जो सिग्नल है वो आप उसमें उसको, या ये जो इसी कोर्स के स्टूडेंट हैं, आपने जो लास्ट टाइम लेक्चर देखा था, आपने क्या किया, उसे कोसाइन से मल्टीप्लाई किया था, और वो मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन भी। मॉड्यूलेशन हमने वैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आपको सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, बेस बैंड से उसको भेजना पड़ता है बैंड पास में, हाई फ्रीक्वेंसी में भेजना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि सिग्नल जो है आपका, सो दैट सिग्नल जो है वो प्रोपेगेट जो है कर सके, और जो उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडिया जो है वो उसको सिग्नल को बेस बैंड में कम्युनिकेट करवा नहीं पाती, ठीक है। तो मजीद इसकी डिस्कशन में मॉड्यूलेशन जब आपको सुनाऊंगा तब करेंगे। फिलहाल ये बैंड पास कम्युनिकेशन ज़रूरी है सिग्नल की प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि आपको नहीं समझ आएगी जब तक हम एम स्टार्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ और टर्मिनोलॉजीज जी। नैरो बैंड सिग्नल, the bandwidth 2W is small compared to the carrier frequency f0। ये सिग्नल की बैंडविड्थ जो है उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से अगर स्मॉल हो तो वो सिग्नल नैरो बैंड कहलाता है। ये सिग्नल है आपका, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बैंडविड्थ जो है वो जहाँ पे शिफ्ट हो रहा है FC, अब ये FC इज अ वेरी बिग नंबर, और इसकी बैंडविड्थ जो है दैट इज अ स्मॉल नंबर। सो इफ द बैंडविड्थ इज स्मॉल कंपेयर टू दिस FC, वो सिग्नल कराएगा नैरो बैंड सिग्नल, ठीक है। तो बैंडविड्थ इज स्मॉल कंपेयर टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो सिग्नल क्या कहलाएगा, नैरो बैंड सिग्नल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे थिंकिंग के आपको आई एम फीलिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ कंजक्टिव लेक्चर, और स्मॉग जो है आजकल वो गले को भी थोड़ा पकड़ के रखती है, ठीक है। ऐसा करते हैं यहाँ तक इसको रोकते हैं और पहले उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स 5C में वो देख लेते हैं। हम इस सिग्नल की बात कर रहे थे जी। ये आपके पास एक g सिग्नल है, इसका ये फोरियर डोमेन में ये रेक्ट है, तो ये क्या है, सिंक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का सिग्नल हासिल करूँ, ठीक है। आई वांट फ्रॉम दिस सिग्नल आई वांट टू ऑब्टेन दिस सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर क्या होगा, उसका रेक्ट फंक्शन होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है मेरा, यूज द रेज एंड ऑप्शन, ठीक है। ये मैं 5B जी मैं यहाँ तक कर रहा हूँ 10 स्लाइड तक, बाकी जो है 5B को बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी 5C के कुछ जो स्लाइड्स देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में 5B 5C दोनों कर लेंगे। अभी अजान हो रही है, मैं 1 मिनट की ब्रेक, अजान ब्रेक, 1 मिनट अजान तक ब्रेक।
ओके, तो ये क्वेश्चन है कि ये जी ऑफ टी है आपके पास और ये आप सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में हासिल करना चाह रहे हैं। बताएं कि भी एच ऑफ एफ क्या होगा। इफ एच ऑफ एफ यहाँ पे क्या होगा, प्लीज मुझे मैथमेटिकली कौन बताएगा कि एच ऑफ एफ क्या है। यूज अरेज एंड ऑप्शन। जी क्या सर? काइंडली सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। व्हाट इज एच ऑफ एफ? एच ऑफ एफ क्या है, मैथमेटिकली क्या बन रही है? इफ दिस इज जी ऑफ टी and I want g of f as something like this, what is h of f? जी क्या सर? लो पास फिल्टर है सर। मैथमेटिकली पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, क्या होगा? मैं लो पास फिल्टर मैथमेटिकली मैं बताता हूँ। दिस इज रेक्ट, दिस इज वन रेक्ट, आगे रेक्ट फंक्शन है अहमद हसन जी। अहमद हसन सर 1 rect t/4। देखें, वन रेक्ट आपने ठीक बोला, आगे कुछ गलती कर गए आप। टी टी कैसे बोल दिया आपने? टी नहीं बोलना, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जवाब आपका ठीक है, वो 4 वाला, ठीक है? तो टी नहीं, वी आर टॉकिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्ट है, रेक्ट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट, अच्छा जी। For the message signal g of t, draw the signal, find an appropriate filter so that the output spectrum is shown as below. ये आपके पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है जी, ट्रायंगुलर फंक्शन है। ट्रायंगुलर फंक्शन का मैं आपको ये बता दूं कि ट्रायंगुलर फंक्शन
में आपके पास उसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जी ऑफ टी, और मैं चाह रहा हूँ इससे ये सिग्नल हासिल करना जो कि इस तरह से दिखता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रायंगुलर फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता कैसे। पहले इसको देखो, ये आप देख चुके हो कई दफ़ा। एम्पलीट्यूड क्या है 1, दिस इज 1, एंगुलर है तो ये रेक्ट आ गया। टी डिवाइडेड बाय टी, कैपिटल टी इसका कितना है, ये 0.1/2 है ना यहाँ पे, 0.1 तो ये है, ये 0.1/2 है, ये 0.1/2 है, तो यहाँ पे आप कैपिटल टी लिखते हो क्योंकि ये t/2 से -t/2 तक ड्रॉ करते हो इसका। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, t इज 0.1। ठीक है, तो रेक्ट t/t इज इक्वल टू 0.1 सिंक 0.1 एफ। सिंक का जो पहला जीरो है वो 1/, दिस पॉइंट आर होता है 1/0.1 विच इज 10। जो ट्रायंगुलर फंक्शन है उसमें जब आप लिखते हो t बाय दिस कैपिटल टी, तो ये t/2 से -t/2 नहीं होता, या यहाँ पे आप t ही मेंशन कर रहे हो, तो t/0.1 मीन्स कि ये 0.1 यहाँ पे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप रेक्ट t बाय कैपिटल टी लिखते हो तो आप इसको ड्रॉ करते हो कैपिटल t/2 से -t/2 तक। ठीक है ना, याद है सबको ये। लेकिन ट्रायंगुलर फंक्शन में जब t बाय कैपिटल टी लिखते हो तो ये आप इसको t/2 से -t/2 तक ड्रॉ नहीं करते, बल्कि +t से -t तक ड्रॉ कर रहे हो। तो ये 0.1 है तो यहाँ 0.1 ही आ रहा है, यहाँ पे 0.1 था तो यहाँ 0.1 डिवाइडेड बाई 2 है ये वाला पॉइंट, ये -0.1 डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन ये 0.1 यहाँ पे ये 0.1 एज इट इज़ है, सिमिलरली ये -0.1 एज इट इज़। ठीक है, और ट्रायंगुलर फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आता है उसका, ठीक है, और सिंक स्क्वायर और आगे वही है 0.1 एफ है तो ये 1/10 नहीं है, 1/0.1 नहीं है विच इज 10। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर फंक्शन की एक चीज़ आपको क्लियर करनी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 ट्रायंगुलर t/0.1, तो इसका जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.1 स्क्वायर सिंक स्क्वायर f 0.1। ठीक है, देखिए इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आता है और सिंक के बजाय सिंक स्क्वायर आता है, और बाकी चीज़ वही है जो कि ट्रायंगुलर के केस में होती है। और टाइम डोमेन में कैसे ड्रॉ करना है इसको, यहाँ पे 0.1 एज इट इज लिखना है, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं। दो बातें बताइए, रिपीट कर रहा हूँ। ट्रायंगुलर के केस में ये कैपिटल टी एज इट इज यहाँ पे फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग टाइम डोमेन में वो होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक की जगह सिंक स्क्वायर आ जाता है और एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर आ जाता है। रेस्ट इज ये वाला पार्ट जो है सेम है उसका। ठीक है, सो 0.1 स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर होता है जी 0.01 बन जाता है 0.1 का स्क्वायर, और पहली जीरो क्रॉसिंग कहाँ पे आएगी 1/0.1 विच इज 10। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो कोई नेगेटिव में नहीं जा रही क्योंकि सिंक स्क्वायर है, सिंक होता है तो वो नेगेटिव में भी जा रहा होता है, ये सिंक स्क्वायर है, ये पॉजिटिव में रह रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये चीज़ हासिल करनी है, इसका मतलब कि ये जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जा रहा है, मैंने इस पर एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर कौन सा अप्लाई करेंगे, वो एक रेक्ट फंक्शन होगा। फ़िल्टर वुड बी अ रेक्ट फंक्शन, क्योंकि मुझे ये यहाँ से यहाँ तक इसको मुझे क्लिप करना है, बाकी मुझे चीज़ें ख़त्म करनी है। इसका मतलब मैंने इसे फ़िल्टर से, जिस फ़िल्टर से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब मैं इसके ऊपर एक फ़िल्टर रख दूंगा, फ़िल्टर बाकी पॉइंट्स के लिए 0 होगा, उन मल्टीप्लिकेशन में 0 जवाब आ जाएगा, मेरे पास ये चीज़ हासिल हो जाएगी। ठीक है, व्हाट वुड बी फिल्टर शुड वुड बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। देखो फिल्टर क्या है आपके पास फिल्टर इज, ये इक्वेशन अजीब तरीके से लिखी हुई है, डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस। ठीक है, दिस इज 0.01 रेक्ट f/20, 0.01 रेक्ट f/20, 10 से -10, दिस इज द आंसर। ठीक है, question, determine whether the following is a low pass signal or not by looking at the spectrum। बताएं ये लो पास सिग्नल है या बैंड पास सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले सिग्नल गिवन है सिंक 0.1 t, एम्पलीट्यूड कितना है 1। ठीक है, 1/0.1 इज 10, ये आपने सिंक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टाइम डोमेन में, अगर टाइम डोमेन में सिंक है, फोरियर डोमेन में क्या होगा, फोरियर डोमेन में दैट वुड बी अ रेक्ट, फोरियर डोमेन में दैट वुड बी अ रेक्ट। ठीक है, और आपको पता है कि सिंक से जब आप सिंक टाइम डोमेन में हो और फोरियर डोमेन में जाना हो तो ये 10 आपका बाहर आ रहा होता है, तो 10 इसका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है,
और ये यहाँ से यहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक क्यों है क्योंकि 0.1 डिवाइडेड बाई 2, याद करो सिंक और रेक्ट की आपस में कन्वर्जन, ठीक है। ये आपके पास आया, ये क्या सिग्नल है, दैट इज अ लो पास सिग्नल, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आपको ये सारी चीजें ड्रॉ कर, ये आपके पास कोई लो पास सिग्नल है, ठीक है। ये उसका फोरियर डोमेन में देखो सेंटर्ड अराउंड 0, बैंड पास में चले जाते हो दैट इज सेंटर्ड अराउंड FC, ठीक है जी। मेरा ख्याल है यहाँ तक एंड करते हैं। ये वीक 5C मैंने आपको कराया जी टिल 11 तक, और 5B मैंने आपको कराया टिल टिल 9 तक, ठीक है। 5A हम कर चुके हैं, 5B हम कर चुके हैं टिल 9, और 5C हम कर चुके हैं टिल 11। कोई क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन? आई वांटेड टू कवर मोर लेकिन ठीक है। आप लोगों की मुझे आइडिया नहीं है सही, लेकिन फ्रॉम द लुक ऑफ थिंग्स इट लुक्स लाइक हो सकता है कि आप लोगों का वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाए। आई डोंट नो कि होता है या नहीं, या अभी होता है या नेक्स्ट वीक से होता है या कब से होता है, इसका आइडिया भी नहीं है। लेकिन आप लोग आई होप के मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। क्वेश्चन कोई जी? आप लोगों का क्विज मैं रखूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आप लोग काफ़ी लैग कर रहे हैं जी, तो लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता बिकॉज आपका कसूर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको रिकवर करने की, और देखते हैं कि हम कहाँ तक करते हैं उसको। ये जो 5C है ना, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए जो है ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम सारी नहीं करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे और समझ नहीं आएगी तो आप ऐसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीक में हम इसको कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है जी? और शर्जील? सर वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक तो सर वो बात मिस हो गई थी लास्ट में जो आपने वो बताई है, वो मैंने कहा एंडी रिपीट कर दे। दूसरा सर वो पूछना था आपसे कि वो आपने जो CV हमें ईमेल में सेंड की है सर, उसका क्या प्रोसेस है, यानी वो लास्ट डेट या क्या उसका वो? ठीक है, थैंक्स, बड़ा अच्छा सवाल शर्जील जी। क्या सर आपका क्या क्वेश्चन? क्या सर? इसमें मैंने ये पूछना था कि हम इस जो फिल्टर्स पढ़ रहे हैं, ये लैब में हम फिजिकली सर इनको सबको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अभी तक भी जो है ना, हमारी लैब हम कर रहे हैं, तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन तो होगी नहीं सर अभी तक। लैब देखें, लैब के तो आपके लैब के टीचर आपको बताएंगे कि वो उन्होंने आपको क्या कराना है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो आपको सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन मैटलैब पे ही कराते हैं उसकी, ठीक है। तो मैटलैब एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव टूल है, उसमें अगर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट, ठीक है। अच्छा, और शर्जील ने क्या लास्ट से बता दें, इसने कोई बात की उसने, ठीक है। ये थी जी लास्ट स्लाइड, इसमें आपके पास ये सिग्नल है, ये लो सेंटर अराउंड 0 है, दैट इज लो पास सिग्नल। दिस इज सेंटर अराउंड FC, दिस इज द बैंड पास सिग्नल। वी बात की है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास सिंक से रेक्ट में जाना या रेक्ट से सिंक में जाना, ये तो सबको आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था कि लो पास सिग्नल है कि बैंड पास सिग्नल है, ये सेंटर अराउंड 0 है तो ये लो पास सिग्नल, ये बात की। अच्छा, उसके अलावा शर्जील ने क्वेश्चन किया है कि CEP के बारे में। देखें, मुझे आप लोगों का ये जो कोर्स मिला है ये 4th वीक में जाके मिला है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों की CEP जो है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, वो डिज़ाइन हो चुकी हुई थी। तो लास्ट ईयर जब मैंने ये कोर्स बनाया था तो उसमें जो CEP थी उसमें आई हैड अ सिग्निफिकेंट रोल टू डिज़ाइन दैट CEP, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस साल मुझे ये कोर्स मिला ही द 4th वीक है, तो आप लोगों की CEP जो है वो ऑलरेडी बन गई हुई थी,
और मेरा उसमें मतलब मैंने डिज़ाइन नहीं की हुई थी, ठीक है। मिलके डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इसमें मतलब ऑलरेडी डिज़ाइन थी, तो अब मैंने एज इट इज़ आपको वही सीईपी प्रोवाइड करनी है, बिकॉज तमाम सेक्शन की सेम सीईपी होती है, ठीक है। इसकी डेडलाइंस क्या हैं और इसके बारे में मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये इंशाल्लाह इसको फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपके जो सेकंड लास्ट वीक होता है ऑफ योर सेमेस्टर, तो वहाँ पे इसका मतलब एज पर जो नॉर्मल रूटीन है तब तक आपने सीईपी कंप्लीट सबमिट करा देनी होती है, और वाइवा शाइवा उसमें जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। सो इसको मज़ीद बाकी सेक्शंस की क्या सूरत हाल जा रही है और क्या चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने जो गो थ्रू किया है सीईपी, उसमें मुझे कुछ है मतलब थी चीज़ें जो कि मैं देखना चाहता था उनको या मॉडिफाई करना चाहता, लेकिन इट्स ऑलरेडी टू लेट, बिकॉज बाकी सेक्शंस की कंसेंसस है उसमें, और वो उस पर मतलब पहले से उसको कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता और उसको एज इट इज़ लेना। इस सिलसिले में आई विल ट्राई कि मैं एक मीटिंग करूँ विद आरपीज ऑफ अदर सेक्शंस, और फिर उसमें कोई डेट्स के हवाले से कोई कंसेंसस वगैरह डेवलप किया जाए। तो आई थिंक ऑलरेडी मे बी होगा भी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता था आप लोगों को सीईपी प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली आप ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीज़ें और वो उससे मैच करती जाएंगी सीईपी से, तो आप करते जाएंगे। सीईपी के हवाले से अलहदा से भी एक जो है टॉक करेंगे इंशाल्लाह, प्रॉबली इन 2 वीक्स, ठीक है, 2 या 3 वीक्स या मे बी और राइट आफ्टर मिड टर्म, ठीक है। सो ऑब्वियसली सीईपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप देखना है। आप एक दफ़ा इसको आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें, दफ़ा रीड ज़रूर कर लें, ठीक है। और फिर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको कुछ आइडिया भी होता जाएगा, और हम फिर एक सेशन में भी इसको जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, दैट्स इट। आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप 5A कंप्लीट करें, 5B आप स्लाइड नंबर 11 तक, और 5B आप स्लाइड नंबर 9 तक पढ़ें, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस इंशाल्लाह एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और कोई बात कोई चीज़ करना चाहते हैं? Anything that you want to discuss? अच्छा जी, सब अपना ख्याल रखें बहुत। आजकल कोरोना की सेकंड वेव आई हुई है हमारे मुल्क में, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कम्युनिकेशन सिस्टम देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है। इसको यार समझ के करना है आपने इसको इंटरेस्ट लेके करना है। इंशाल्लाह इंटरेस्ट लेके करेंगे, आपको कोई चीज़ मुश्किल